अब देखिएगा अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया गया था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक कर्व इज ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। कोई कर्व y = ऑफ fx ले लीजिएगा। वो कर्व जो है खींचा गया है। अब जिन जिन पॉइंट से वो पास होता है वो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। x है और आपके पास y है, ठीक है। x और y दे रखे हैं आपके पास। एस्टिमेट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। आपको कर्व का एरिया निकालना है। कॉमा द x एक्सिस एंड द लाइन x = 1 to 4। अब आपको जो कर्व बनेगा उस कर्व का x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है और एंड द लाइन, इन दो लाइन के बीच में निकालना है x = 1 to 4। अब बीएससी पार्ट 1 वाली बात याद करिएगा, जो कर्व का फार्मूला था हमारा वो y dx होता था। अब x = 1 और 4 के बीच का हम एरिया निकालने वाले हैं, तो जो हमारा एरिया बनेगा वो एरिया का फार्मूला हमारा बनेगा एरिया = इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा y dx और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी x की 1 से 4। अगर हम बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 4 हो जाती है और एरिया का फार्मूला बन जाता है y dx। यानी कि जहाँ पर आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं वहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू y है और यहाँ पर लिख देते हैं वेयर y = fx। तो जो भी y होगा वो fx का फंक्शन होगा, है ना, ठीक है। अब देखिएगा फंक्शन तो हमें मिला हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें फंक्शन नहीं मिला हुआ है। तो x की वैल्यूज देखिएगा। अब आपको सिखाया गया था x की जो वैल्यूज हैं यहाँ देखिएगा। इंटरवल आपके इक्वल है 1, 1.5 और 2 है। इंटरवल इक्वल तो होना तो हमारे चैप्टर की पहली शर्त है। अनइक्वल होना सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस में काम करता है, जहाँ की लैग्रेंज फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे। अब जब आप नोटेशन देना शुरू करेंगे तो ये नोटेशन आपकी x0 हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी, ये x3 हो जाएगी, ये x4 हो जाएगी और ये आपकी x5 हो जाएगी और ये आपकी x6 हो जाएगी, ठीक है। ये नोटेशन हो गई हमारी। ये नोटेशन, ये वैल्यू हमारी y0 की है, ये वैल्यू y1 की है, ये वैल्यू y2 की है, ये वैल्यू y3 की है, ये वैल्यू y4 की है, ये वैल्यू y5 की है और ये वैल्यू आपकी y6 की है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो y6 तक हो जाती है। अब देखिएगा, अब इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली क्या होता है, जो रूल आपको लगाना होता है वो रूल आपको लिखा हुआ आता है कि आप इस रूल से जो है अपने फार्मूले, अपनी वैल्यू को जो निकालिएगा वो इस फार्मूले से आप निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर जो रूल है वो आपको नहीं लिखा हुआ है। अब आप रूल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब रूल कैसे डिसाइड करेंगे, आप देखिएगा x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 ऑर्डिनेट है। अब x0 से x6 तक अगर आप जाते हैं तो 7 ऑर्डिनेट है। तो 7 ऑर्डिनेट के बीच में 6 इंटरवल पड़ेंगे। x0 से x1 तक एक पड़ेगा, फिर x1 से x2 तक एक पड़ेगा। तो x0 से एक एक स्टेप लेते हुए अगर x6 तक जाते हैं ये, तो ऑर्डिनेट की संख्या जो है वो हमारी 7 हो जाती है। ऑर्डिनेट की संख्या 7 हो चुकी है। तो जो हमारा इंटरवल हुए वो इंटरवल, अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 करा था तो उसमें इंटरवल हमने अपने पास से लिए थे। यहाँ पर इंटरवल जो है वो n की वैल्यू बैठ रही है 6, n की वैल्यू 6 बैठ रही है, 6 n की वैल्यू बैठ रही है। तो यहाँ फार्मूला आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया है कि कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो फार्मूला आप अपनी तरह से वो अप्लाई कर लीजिएगा। n = 6 के लिए आपका ट्रेपेजॉइडल रूल भी वैलिड है, सिम्पसन 1/3 रूल भी वैलिड है, 3/8 रूल भी वैलिड है और वेडल रूल भी वैलिड है। जब आपको फार्मूला नहीं दिया जाता है तो आप जो मर्जी है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कम से कम कोई से भी 2 फार्मूले लगा दीजिएगा। अब इसे ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8 या वेडल रूल, किसी में भी आप y0, y1 की वैल्यू डाल दीजिएगा और आपका इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 + x² बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल एंड 3/8 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल भी लगाना है, सिम्पसन 3/8 रूल भी लगाना है। Hence obtain the approximate value of pi in each case। आज आपको 2 रूल से वैल्यू पूछ रहा है, सिम्पसन 1/3 रूल से वैल्यू पूछ रहा है, सिम्पसन 3/8 रूल से वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके 2 आंसर आएंगे। फिर दोनों आंसर में आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो पाई की वैल्यू जो है निकालनी है। अब देखिएगा वो पाई की वैल्यू आपसे क्यों पूछ रहा है। अब देखिएगा इस इंटीग्रेशन के बारे में सोचिएगा। ये i = इंटीग्रेशन 0 to 1 है, dx/1 + x² है। तो ये आपका tan इनवर्स x हो जाता है। लिमिट 0 to 1 हो जाती है। tan इनवर्स 1 पे वैल्यू π/4 बनेगी -0। तो ये वैल्यू बनेगी π/4।
यानी कि जो इंटीग्रेशन की एक्चुअल वैल्यू है वो π/4 है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जो फार्मूला लगा करके आप वैल्यू निकालते हैं वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। 1/3 रूल लगाएंगे तो वैल्यू अलग आएगी और 3/8 रूल लगाएंगे तो वैल्यू अलग आएगी। लेकिन आपकी इंटीग्रल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू आपकी π/4 आ रही है। तो जब आपके दोनों आंसर सिम्पसन 1/3 रूल से 3/8 रूल से आ जाएंगे तो ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को π/4 डाल देंगे और 4 उधर जा करके मल्टीप्लाई करेगा और आपकी पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आपको पाई की ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेनी है, जो इंटीग्रेशन करके वैल्यू आएगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई से π/4 के इक्वल रखा जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करके आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल लगाने के लिए कहा गया है। सिम्पसन 1/3 रूल तब अप्लाई होता है जब n = 2 होता है और सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल तब अप्लाई होता है जब n = 6 होता है। तो n = 3 होता है। तो हमें जो n की वैल्यू है वो इस तरह से देखनी पड़ेगी, वो 2 से भी डिविजेबल हो और 3 से भी डिविजेबल हो। तो 2 और 3 से डिविजेबल होने वाला नंबर 6 भी होता है और 12 भी होता है। तो आप 6 ले लीजिएगा, 12 ले लीजिएगा, ये हम पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने स्टेप्स में या कितना लेंथी हमें करना है। सपोज कर लीजिएगा अब हम n = यहाँ पर 6 लेने जा रहे हैं। अब हम लैंड करते हैं n = 6। अब h का हमारा फार्मूला था b - a/n था। b हमारी अपर लिमिट है 1 - 0/n की वैल्यू 6 हो जाती है। तो यहाँ वैल्यू आ जाती है आपकी 1/6। ये आपकी वैल्यू 1/6 है और जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन है आपका 1/1 + x²। ये वैल्यू f(x) की है और ये नोटेशन जो है आपकी y की हो जाएगी। अब आप टेबल तैयार कर लीजिएगा, एक इधर x की टेबल तैयार कर लीजिएगा और एक इधर तैयार कर लीजिएगा y = 1/1 + x²। अब टेबल का तैयार कर लीजिएगा। अब स्टार्टिंग देखिएगा 0 से जाना है, कहाँ तक जाना है 1 तक और इंटरवल देखिएगा 1/6 का है। तो स्टार्टिंग में x0 = तो आपका 0 हो जाएगा, y0 की वैल्यू आप 0 डाल देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू आपकी x0 + h हो जाएगी तो ये 1/6 हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो y1 की होगी। आप यहाँ पर 1/6 डालिएगा तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36, तो ये हो जाएगा 36/37। x2 की वैल्यू आपकी x0 + 2h हो जाती है तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। y2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 9/10। x3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी x0 + 3h। x0 + 3h करेंगे तो वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहाँ y3 की वैल्यू आप 1/2 यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। अब x4 की जो वैल्यू आपकी x0 + 4h हो जाएगी। अब यहाँ 4h आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ 4/6 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ y4 की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, तो 9 तो ऊपर चला जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा 13। ये x4 की वैल्यू हो जाती है। x5 = हो जाता है x0 + 5h, तो ये आपकी वैल्यू 5/6 हो जाएगी। y5 अब यहाँ 5/6 आप रखेंगे तो 25/36 हो जाएगा, तो 36 तो ऊपर चला जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 25 और 36, 6 5 11 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाता है 36/61 हो जाता है। उसके बाद आप x6 की वैल्यू रखेंगे x0 + 6h, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और जब y6 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप x6 की वैल्यू यहाँ पर x6 की जो वैल्यू है वो 1 डालने जा रहे हैं। यहाँ पर x6 की वैल्यू 1 डालने जा रहे हैं तो y6 1/2 हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा आपका y0, y1, y2, y3, y4 और y6 आ चुका है। आप सिम्पसन 1/3 रूल लगाइएगा, उससे वैल्यू निकालिएगा, वो π/4 के इक्वल रख दीजिएगा, वहाँ से पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 3/8 फार्मूला निकालिएगा, कैलकुलेटर का बटन दबा दीजिएगा और वहाँ से आपकी पाई की दूसरी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 15 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सीधे क्वेश्चन को जो है टेढ़ा करके करा जाता है। इसमें एक सीधा सा क्वेश्चन है, आप सिंपली इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके बड़ी क्लास में तो आप थोड़ी सी क्वालिटी अप्रूव कीजिएगा अपनी, थोड़ा सा आप ट्रिक्स लगाइएगा। अब यहाँ 2 चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा और वहाँ पर जो है आप इस फार्मूले से इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कीजिएगा। ये फार्मूले से एक्सप्लेनेशन कीजिएगा आप, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन जब आप करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन समझिएगा। इफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आर कांस्टेंट। याद कीजिएगा, थर्ड ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है।
थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस कांस्टेंट है। आप याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना ही जो ऑर्डर है हमारा डिफरेंस का वो कांस्टेंट होता है। हमसे कहा गया है थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर प्रूव दैट में इंटीग्रेशन 0 to 2 और u के सफिक्स में x है। जिस तरह से आपका फंक्शन y(x) होता है या y(f(x) होता है, तो उसी तरह से यहाँ जो फंक्शन है वो नोटेशन है। तो सबसे पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए। आप सबसे पहले जब हम आंसर लिखने जाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। यहाँ पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगा दी है कि थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए वो थर्ड डिग्री का होना चाहिए। आप ले लीजिएगा लेट ux इक्वल टू आप ले लीजिएगा a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3। अब आप एक ux की वैल्यू लिखा चुके हैं, ले चुके हैं ux की वैल्यू। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर ux की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, राइट हैंड साइड में रख देते हैं, तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है। लेकिन हम अभी से थोड़ा सा ट्रिक से थोड़ा सा करेंगे जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको रिजल्ट उठाइएगा। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वो है इंटीग्रेशन 0 to 2 ux dx इक्वल टू है 1/24 u माइनस हाफ प्लस 23 u हाफ प्लस 23 u 3/2 प्लस u 5/2। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं दो नोट यूज करने वाला हूँ। पहला नोट, चेंज द स्केल 2 टाइम्स। अब यहाँ पर बात सीख लीजिए आप, चेंज द स्केल 2 टाइम्स। जो स्केल है यानी कि x की जो वैल्यू 0 से 2 जा रही है, इस स्केल को आप 2 टाइम्स कर दीजिएगा। अब अगली लाइन देखिएगा मैं किस तरह से लिखता हूँ, चेंज द स्केल 2 टाइम्स। अगर मैं 2 टाइम्स स्केल करने जा रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा मैं x को रिप्लेस करने वाला हूँ 2x के साथ। तो जो लिमिट अभी मेरी 0 से 2 चल रही थी, अब ये लिमिट हो जाती है मेरी 0 से 4। अब जो लिमिट मेरी 0 से 2 थी, वो लिमिट मेरी 0 से 4 हो जाती है। ये मेरा ux ऐसा का ऐसे ही रहेगा और यहाँ dx ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा ये 1/24 है। यहाँ पर इंटरवल की वैल्यू पड़ी होती है। जब स्केल को मैं 2 टाइम्स करूँगा तो मेरा जो इंटरवल है वो भी जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो वैल्यू 1/24 है, 1/24 की जगह मुझे करना पड़ेगा 2/24। ये 2/24 हो जाएगा। अब u के सफिक्स में जो वैल्यू दी गई है, u के सफिक्स में वैल्यू देखेगा, यहाँ पर u के सफिक्स में x पड़ा हुआ है, तो ये u की जो वैल्यू पड़ी हुई है ये ऑर्डिनेट आपके पड़े हुए हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर -1/2 है, लेकिन मेरी जितनी भी x की वैल्यू है मैं उनका स्केल 2 टाइम्स करने जा रहा हूँ। तो जितनी भी मेरी x की वैल्यू है मैं सब में 2 से जो है मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा। तो देखिएगा नीचे के ये यहाँ मेरा बन जाता है u-1 बन जाता है, 23 बन जाता है, u1 प्लस 23 u3 बन जाता है और प्लस u5 बन जाता है। अब जो ये देखिएगा कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ी सी एक ट्रिक अप्लाई करी गई है फ्रैक्शन को यानी कि रेशनल नंबर्स को एक इंटीजर्स की फॉर्म में बदलने के लिए। तो हमने क्या करा है कि जो हमें x की वैल्यू दी गई थी, हमने उन्हें स्केल को डबल कर दिया है। जब हमने स्केल को डबल कर दिया है तो जहाँ जहाँ भी x है वो 2x होता चला जाएगा और ध्यान ये रखना है कि जो इंटरवल है वो भी डबल हो जाएगा। अब आप इस बात को ऐसे क्यों नहीं समझते हैं कि आपको वैल्यू 1 2 3 दी गई है, आपको वैल्यू 1 2 3 दी गई है, मैं आपसे कहता हूँ कि स्केल को इसे डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगी 2 4 6। तो जो डिफरेंस अभी 1 का चल रहा था वो डिफरेंस भी तो डबल होकर के 2 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा x की वैल्यू में यहाँ 0 से डबल कर दिया गया है, u के सफिक्स में जितनी वैल्यू है वो सबकी डबल कर दी गई है। अब इसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि u के सफिक्स में जो नंबर चल रहे हैं वो इंटीजर चल रहे हैं और पहले हमारे जो है रेशनल नंबर चल रहे थे। अभी हम एक थोड़ा सा नोट पॉइंट और लगाते हैं, दूसरा नोट पॉइंट, शिफ्ट द ऑरिजिन टू -2।
अब ये दूसरा नोट पॉइंट देखिएगा, दूसरा नोट पॉइंट ये है शिफ्ट द ओरिजिन टू -2, यानी कि जिसे आप ओरिजिन पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसे आप 0 पढ़ रहे हैं, उस 0 का आप -2 पढ़ लीजिएगा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप x को रिप्लेस करके x प्लस माइनस h कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप x को रिप्लेस करके x प्लस माइनस h कर देते हैं तो dx इधर से भी आएगा, इधर से भी dx आएगा, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं उन x की वैल्यूज़ में तो आपका चेंज हो जाता है, लेकिन dx की वैल्यू यानी कि डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप x में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू भी चेंज होती है और इंटरवल भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यूज़ में अगर आप कोई वैल्यू सब में प्लस कर देते हैं या सब में माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप यहाँ से ऐसे देखिएगा, आपकी वैल्यू 0 से यहाँ तक 4 जा रही थी, अब यहाँ देखिएगा 0 से 4 आपकी वैल्यू जा रही थी, यहाँ u-1 है, यहाँ u1 है, यहाँ u3 है, u5 है, और मैं कह रहा हूँ चेंज ओरिजिन 0 टू -2, जो ओरिजिन है वो 0 टू -2 कर दीजिएगा, यानी कि जहाँ आपका 0 पड़ा है उस 0 को आप -2 पढ़ लीजिएगा, 0 को आप -2 पढ़ लीजिएगा। तो 0 को -2 आप कैसे पढ़ेंगे, जो 0 है उसमें से 2 घटा दीजिएगा और आपका -2 हट जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सब में से आप -2 घटाते चले जाइएगा। अब अगली लाइन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है तो इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ux dx। यहाँ पर देखिएगा 1/12 बन चुका है। अब यहाँ देखिएगा u-1 है तो ये u-3 हो जाएगा, प्लस ये 23 है, u1 है तो ये u-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 23 है तो ये 2 माइनस करेंगे तो u1 हो जाएगा, और प्लस u5 की वैल्यू हो जाएगी u3। यानी कि जो इक्वेशन आज जो वैल्यू आपको प्रूव करनी थी उसमें पहले हमने स्केल 2 टाइम्स करा और 2 टाइम्स करने के बाद ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, u-1 और u1 की वैल्यू हमारी सेम हो जाती है और इधर u-3 और u3 की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है, ठीक है। अब हम इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा कि मैंने रब नहीं की है। अब यहाँ पर आप LHS उठाइएगा, LHS हो जाती है आपकी -2 से 2 ux dx। अभी हो जाता है -2 से 2 हो जाता है, ux की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, यहाँ a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ dx। अब यहाँ देखिएगा ये स्केल जो चेंज करने का ड्रामा है ये क्यों किया गया था। अब देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट देखिएगा -2 से 2 है, -2 से 2 में जो ओड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके 2 बाहर कर देंगे, 0 to 2 हो जाएगा। ओड फंक्शन यहाँ से सब हटा दीजिएगा, a1x हट जाएगा, a3x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a2x² और dx। अब यहाँ देखिएगा 2 a0 1 का इंटीग्रेशन x कर देंगे तो लिमिट में 2 a0 आ जाता है, और प्लस यहाँ a2x² है, x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा, और 2 की लिमिट रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो ये हो जाता है 8/3 a2। तो यानी कि आपकी वैल्यू हो जाती है 4a0 हो जाता है, प्लस 16/3 a2 हो जाता है। ये आपकी LHS आ जाती है। अब RHS लेने के लिए देखिएगा, यहाँ u-3 है तो यहाँ u3 है, यहाँ u-1 है तो यहाँ u1 है, सही है। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है। अब आप इससे आइएगा y इक्वेशन 1, आप इसे ऐसे करिएगा ux प्लस u-x करिएगा तो आपकी वैल्यू बन जाती है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³, और ये बन जाती है प्लस का a0 माइनस a1x प्लस a2x माइनस a3x³। a3x³ आपका कट जाता है और यहाँ पर a1x आपका कट जाता है। तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा कि स्केल चेंज करने का आपको क्या फ़ायदा मिला। स्केल चेंज करने का ये फ़ायदा मिला कि जो आपका पॉलिनोमियल था उसमें से कुछ टर्म जो है वो आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाती है 2a0 प्लस a2x। अब ये वैल्यू आपकी कट जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा RHS देखिएगा, RHS में लीजिएगा 1/12 लीजिएगा, u-3 प्लस u3 एक साथ डालिएगा और प्लस 23 यहाँ u-1 प्लस u1 डालिएगा। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करिएगा, 1/12 आपका 12 हो जाता है, u-3 प्लस u3 में ये वैल्यू डालिएगा। यहाँ पर x की जगह आपको 3 डालना पड़ेगा,
तो ये हो जाता है 2a0 प्लस 3a2 हो जाता है प्लस 23। अब इस वैल्यू को यहाँ से अगर निकालना है तो आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो यहाँ 23 हो जाता है, इंटू में 2 हो जाता है, यहाँ a0 हो जाता है, x की वैल्यू आप 1 डाल रहे हैं तो प्लस हो जाता है a2। अब यहाँ देखिएगा 1/12 है, 2a0 ये रहे 23 दूनी 46, 46 a0 यहाँ आ जाते हैं, 46 और 46 ये रहे और 2 यहाँ हो जाते हैं, तो ये हो जाता है मेरा 48। 23 दूनी 46 हो गए, 46 और 2 हो जाते हैं मेरे 48। यहाँ 48 a0 हो जाता है प्लस यहाँ पर 23 दूनी 40 हो जाते हैं, 40 और 6 46 और 6 को जब ऐड करते हैं तो ये आपके 52 हो जाते हैं, 52 a0 हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप अंदर लाते हैं तो ये आ जाता है 4a0 आ जाता है, 4a0 आ जाता है और प्लस 52 हो जाता है, ये हो जाता है, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 13 सॉरी ये नंबर मेरे से गलत हो गया है, यहाँ 32 46 हो गया है, 46 हाँ 52 है यहाँ पर 46 के साथ। देखिएगा यहाँ पर कहीं यहाँ पर जो है वैल्यू मेरी गलत आ रही है, कहीं मेरे से गड़बड़ हो गई है, ये ux प्लस u माइनस एक्स है, यहाँ देखिएगा ये 3x², ये गलत हो गया है, ये टर्म मेरे से गलत हो रही है, यहाँ a2x² है, यहाँ a2x² है, यहाँ x² है। आप यहाँ जब 3 डालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 9 आएगी और ये वैल्यू आपकी सही है x² में, ये 48 बन जाते हैं, ये तो मेरी सही है, ये बन जाते हैं 18, 18 इधर से बन जाते हैं, 46 इधर से बन जाते हैं, तो 8 6 14 4 5 64, तो ये वैल्यू आपकी 64 आ जाती है। अब 12 अंदर आ जाएगा तो 4 से ऊपर वाला कट जाता है 16 बार और ये हो जाता है 3 और ये a2 बन जाता है। अब यहाँ पर LHS देखिएगा, यहाँ पर RHS देखिएगा, तो इस तरह से आपकी LHS = RHS आ जाती है। यहाँ पर आपने एक देखा, एक सीधे सीधे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक लगा करके करा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है और 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन का आपको स्पेशली ध्यान जो है वो रखना है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 है, डू नॉट डू इट। ये हमारे कोर्स का नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 72 को आप नहीं करिए, 17 को नहीं करिएगा, ये यूलर्स फार्मूले का है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 18 है, प्रूव सिम्पसन फार्मूला। सिम्पसन फार्मूला आपको ऐसे लिखने के लिए जगह b माइनस a fx0 प्लस 4fx1 प्लस 2fx2 प्लस डॉट x2n, ये वैल्यू है। फिर आपको दिया गया है वेयर x0 = a है, x2n = b है, एंड यूज इट टू इवेल्युएट, और इस फार्मूले का यूज करना है 1 से 2 इंटीग्रेशन dx/x एंड यू गिव एस्टिमेट एरर फॉर n = 1 and 2, यानी कि 2 बार आपको वैल्यू निकालनी है, एक बार n = 1 के लिए और एक बार n = 2 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट log 2 बेस e की वैल्यू आपको दी गई है 0.69315। अब ये ध्यान से देखिएगा, जो आपको इंटीग्रेशन मिला हुआ है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है I = 1 से 2 है dx/x है, जब आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x बेस e हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 हो जाएगी, तो अपर लिमिट में जब वैल्यू डालेंगे तो log 2 बनेगा, नीचे वाली लिमिट में उससे बनेगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो log 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको वैल्यू गिवन है, आपको 0.69315, ये वैल्यू आपको गिवन है। यानी कि जो इंटीग्रेशन है ये log 2 इसीलिए दे रखा है उसने कि आप इंटीग्रेशन की वैल्यू इसी से बन जाएगी, तो यानी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है 0.69315 है। लेकिन यहाँ देखिएगा उसने ये पूछा है गिव एस्टिमेट एरर, तो आपको पहले ही पता है, मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जब आप फार्मूला लगा रहे होते हैं, फार्मूले से जो वैल्यू निकाल करके लाते हैं वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। वो वैल्यू जब एक्यूरेट नहीं होती है तो आपके फार्मूले में जो वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें एरर होती है, तो आपके इंटीग्रेशन की एक्चुअल वैल्यू ये है। अब n = 1 के लिए और n = 2 के लिए जब आप फार्मूला लगाने जाएंगे तो उस फार्मूले से जो वैल्यू आएगी वो इससे मैच नहीं करेगी, आप उनका इसका इस वैल्यू का डिफरेंस ले लेना और आपकी एरर आपको आ जाएगी। आप देखिएगा बाई सिम्पसन बर्नहॉल रूल, जो सिम्पसन बर्नहॉल रूल है, सबसे पहले उसने कहा है प्रूव सिम्पसन फार्मूला। ये सिम्पसन फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, तो ये फार्मूला वो नहीं है जो फार्मूला आपने लिखा था, क्योंकि जब आपने सिम्पसन का फार्मूला अप्लाई किया गया था, सिम्पसन का बर्नहॉल फार्मूला ये है, अब सिम्पसन का बर्नहॉल फार्मूला ये अप्लाई किया गया है, तो सिम्पसन के बर्नहॉल फार्मूले में जब अप्लाई किया, जितने भी फार्मूले आपने निकाले थे उसमें आपने जो b से a लिमिट जा रही थी उसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, लेकिन यहाँ वैल्यू देखिएगा इंटीग्रेशन की a से b जा रही है, यहाँ देखिएगा
एक्स नॉट की वैल्यू ए है और x2n की वैल्यू b है। यानी कि हमने जो आर्टिकल कर रहे थे उसमें हमने जो इंटीग्रेशन की लिमिट a से b जा रही थी हमने उसे n इक्वल पार्ट्स में बांटा था, लेकिन ये बुक वाला हमसे कह रहा है कि n इक्वल पार्ट्स में मत बांटिएगा, आप उसे 2n पार्ट्स में बांटिएगा। तो इसलिए हमने पहले फार्मूला लिख दिया है, क्या है ये सिम्पसन मेथड फार्मूला है, x नॉट से x नॉट प्लस NH है, fs ds h/3 fx नॉट ये सबसे फर्स्ट टर्म है और ये सबसे लास्ट टर्म है। सबसे फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म जो है हमारी सिंगल रहती है, और यहाँ पर जितने भी x नॉट में प्लस 3h ओड नंबर वाले होते हैं 1 3 5 वाले उनका 4 से मल्टीप्लाई है, और जितने 2 के मल्टीपल होते हैं 2 4, और उसमें जो मल्टीप्लाई है 2 से है। ये जो नोटेशन है आप फार्मूला बदल करके लिखा गया है, ये नोटेशन आपकी y नॉट की थी, ये y1 था, ये y3 था, ये y2 था, ये आपका y4 था और ये आपका yn था, ठीक है ना। अब हमें फार्मूला f की टर्म्स में देना है, तो f की टर्म्स में अगर हमें फार्मूला देना है तो मैंने नोटेशन जो y में थी उस y को f की नोटेशन कर दी, और सफिक्स जो सफिक्स है उसका भी वो आगे ब्रैकेट में x की वैल्यू हमने डाल दी है, यानी कि जहाँ x1 है उसमें x नॉट प्लस h पढ़ लिया है, और जहाँ x2 है वहाँ x नॉट प्लस 2h पढ़ लिया है, और जहाँ x3 है वहाँ x नॉट प्लस 3h पढ़ लिया है। अब ये हमारी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी बन जाती है। अब हम अपनी वैल्यू को निकालने जा रहे हैं, देखिएगा अब यहाँ पर हमारा फार्मूला था आर्टिकल में h इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2n, लेकिन यहाँ पर देखिएगा h2n इक्वल टू b है, तो यानी कि आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं रिप्लेस n विद 2n, आप n को हटा करके n विद 2n से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो अब आप h की जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी b माइनस a अपॉन 2n। अब h की वैल्यू आपकी b माइनस a अपॉन 2n बन जाती है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करना शुरू करिएगा, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करना शुरू करिएगा, ये बन जाता है आपका x नॉट बन जाता है, ये बन जाता है x नॉट प्लस 2NH बन जाता है 2NH, फंक्शन ऑफ x ऐसा कैसे रहता है, ये dx रहता है, और यहाँ पर देखिएगा h की वैल्यू डाल दीजिएगा ये, तो ये बन जाता है b माइनस a अपॉन 6n बन जाता है, b माइनस a अपॉन 2n यहाँ है और 3 पहले से ही पड़ा हुआ है। ये नोटेशन आप ऐसी कैसी छोड़ दीजिएगा, फंक्शन ऑफ x नॉट बन जाता है प्लस यहाँ 4, यहाँ पर बन जाता है फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h, फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस 3h एंड सो ऑन। ये वैल्यू बन जाती है। ये मेरी वो टर्म है जो ओड वाली है। अब मैं इवन वाली टर्म लिखता हूँ, उनकी मल्टीप्लाई में मैंने देखिएगा 2 पड़ा हुआ है 2, और यहाँ ब्रैकेट में बन जाता है फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस 2h प्लस फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस 4h एंड सो ऑन। ये हो जाता है सबसे लास्ट टर्म, सबसे लास्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट टर्म यहाँ x नॉट प्लस NH थी, और सबसे लास्ट टर्म आपकी बनती है फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस 2NH। ये वैल्यू आपकी बन जाती है। आपका फार्मूला ये बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर चेंज ये करने जा रहे हैं, ये मेरा x नॉट है, क्योंकि x नॉट की वैल्यू a है और x2n इक्वल टू x नॉट प्लस 2NH है, तो इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं b से, ये b से रिप्रेजेंट हो जाती है। अब मेरा फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन b टू d f(x) dx, ये हो जाता है b माइनस a अपॉन 6n बन जाता है। यहाँ फंक्शन ऑफ x नॉट को ऐसा कैसे ही छोड़ दीजिएगा प्लस 4। अब यहाँ देखिएगा x नॉट प्लस h है, इसे आप फंक्शन ऑफ x1 लिख दीजिएगा, ये आपका फंक्शन ऑफ x2 है एंड सो ऑन प्लस। अब इवन वाली लाइएगा, यहाँ x नॉट प्लस 2h है, तो ये बनता है फंक्शन ऑफ x2, यहाँ बनता है फंक्शन ऑफ x2 एंड सो ऑन। अब प्लस सबसे लास्ट टर्म ये हो जाती है फंक्शन ऑफ 2n। इस तरह से आपकी वैल्यू बन जाती है। ये फार्मूला आपका वो है जिससे हमसे पूछा गया था, ये फार्मूला यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है। जो उसने वैल्यू हमसे कही थी वो वैल्यू हमारी प्रूव्ड हो जाती है। अब हम उसके बाद इस वैल्यू पर आते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x एंड गिव एस्टिमेट एरर। अब देखिएगा n इक्वल टू 1 से 2 लेने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर देख लीजिएगा आपने जो h की वैल्यू ली थी वो b माइनस a अपॉन 2n थी। अब यहाँ पर मैं वैल्यू लेने जा रहा हूँ, ये मैं वैल्यू लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ से fx इक्वल टू तो आपका 1 अपॉन x हो जाता है, fx इक्वल टू आपका 1 अपॉन x हो जाता है, और आप जब n इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपकी h की वैल्यू हो जाती है b माइनस a अपॉन 2 हो जाती है, b माइनस a अपॉन 2 हो जाती है। और इंटीग्रेशन की लिमिट देखिएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट जो हमारे पास है वो 1 से 2 है, तो यहाँ 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 1/2 हो जाता है।
यहाँ देखिएगा h की वैल्यू आपकी 1/2 हो चुकी है और यहाँ पर हमारा a इक्वल टू 1 था और b इक्वल टू 2 लिया गया है। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये h की वैल्यू आपकी 1/2 है, स्टार्टिंग देख लीजिएगा x नॉट से होनी है और इंटरवल कितने का जाना है 1/2 का, और x नॉट की जो वैल्यू है स्टार्टिंग 1 से होनी है तो x नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस h यानी कि 3/2 हो जाती है और x2 की वैल्यू हो जाती है हमारी x नॉट प्लस 2h यानी कि 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाती है। अब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, एक x नॉट आया है, एक x1 आया है और x2 आया है। अब यहाँ फार्मूले में आ जाइएगा, ये इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1 है बाई इक्वेशन 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू डालते हैं तो इंटीग्रेशन 1 से 2 हो जाता है, ये 1/x dx हो जाता है, b - a 2 - 1/6 n है, n की वैल्यू 1 रखी जा रही है, 2 - 1/6 हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा x नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है प्लस ये देखिएगा x1 वाला ये ओड नंबर वाला है तो यहाँ फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 3/2 आ जाती है, 3/2 आ जाती है और प्लस x2 मेरी सबसे लास्ट टर्म में वो ये वाली बनेगी मेरी, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू हो जाती है 2। अब 2 - 1/6 है तो ये आपका 1/6 हो जाता है। फंक्शन की वैल्यू देख लीजिएगा, फंक्शन की वैल्यू f(x) = 1/x से जब 1 रखते हैं तो 1 आता है प्लस 4, यहाँ बन जाता है आपका 2/3 और प्लस यहाँ f2 है तो यहाँ बन जाता है 1/2। आप ये n = 1 के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब फिर आप लेते हैं n = 2, जब n = 2 लेते हैं तो h = b - a/2n था तो b की वैल्यू 2 है, -1 है और 2n जो हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। अब इंटरवल बनता है मेरा 1/4 और मेरा इंटरवल 1/4 बनेगा तो मेरी वैल्यू ऐसा आएगी, x0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, x1 की वैल्यू में 1/4 जोड़ दीजिएगा तो ये 5/4 हो जाएगा, x2 = फिर 1/4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाए 6/4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, x3 फिर 1/4 जोड़ दीजिएगा 1/4, 3/2 में प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तो 4 1 7, ये 7 में तो 4 हो जाता है और x4 में आप दोबारा 1/4 जोड़ दीजिएगा तो ये वैल्यू 2 हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर x0 आया है, x1 आया है, x2 आया है, x3 आया है और x4 आया है। अब दोबारा इक्वेशन नंबर 1 से चलिएगा बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपकी वैल्यू बन जाती है इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटीग्रेशन dx/x बन जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये बन जाता है 2 - 1/n की वैल्यू आप क्या लेकर के चल रहे हैं, n की वैल्यू आप 2 लेकर के चल रहे हैं तो ये हो जाता है /12। अब यहाँ फार्मूले में देखिएगा सबसे स्टार्टिंग वैल्यू आपकी f1 बनती है प्लस 4, यहाँ देखिएगा ओड नंबर है, ओड नंबर में देखिएगा x1 यूज़ हुआ है, x3 यूज़ हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाता है f 5/4 आ जाता है और प्लस f 7/4 आ जाता है प्लस। अब देखिएगा जो इवन नंबर है x के सफिक्स में जहाँ इवन नंबर है मैं 2 से मल्टीप्लाई हुई है, ये बीच वाला इवन नंबर बैठता है हमारा 2, यहाँ हो जाता है फंक्शन ऑफ 3/2 हो जाता है प्लस ये हमारी सबसे लास्ट टर्म में। ध्यान रखिएगा जितने भी फार्मूले हमने डेराइव करे हैं उसमें सबसे फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म सिंगल रखी गई थी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी x4 होने की वजह से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डाल दो भाई गलत हो जाएगा आपका। फर्स्ट और लास्ट टर्म में किसी भी फार्मूले में अप्लाई करते समय किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो ये सबसे लास्ट नंबर है f2 हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू आप डाल देते हैं, यहाँ 1/12 हो जाता है, f2 1 की वैल्यू 1 हो जाती है 4, यहाँ 5/4 है तो ये 4/5 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा 2, ये 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। और इस तरह से जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू भी आपकी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है ना। और इस तरह से आप यहाँ तक एग्जाम्पल निपटा लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा।